सर, इस देश में हृदय परिवर्तन होता रहता है, आपका भी हो गया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से दूसरी तरफ, क्या सीन? नहीं, इसको आप हृदय परिवर्तन नहीं कहेंगे। ये समाज में जब परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को समझने का काम समाज वैज्ञानिक का होता है। अच्छा। तो जो समाज में चेंजेज हो रहे हैं हम उनको समझ रहे हैं। अच्छा। वो भले वो बीजेपी प्रभावित या बीजेपी इंस्पायर्ड परिवर्तन है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि इसमें बीजेपी का इतना असर है, या हमें कहना पड़ेगा कि बीजेपी ने क्या अच्छा किया है जिसके कारण उसको विजय मिल रही है, या क्या डिस्कोर्स या नैरेटिव खड़ा हुआ है जिसके कारण उसको विजय मिल रही है। तो कॉन्स्टेंटली 3 बार विजय लेना कितनी बड़ी बात है। ऑब्वियसली तो बड़ी बात उसको है। कोई समझेगा तो आप कहोगे हृदय परिवर्तन हो गया। तो वो हृदय परिवर्तन जैसा नहीं है। हम लोग एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते हैं, नए परिवर्तनों को समझते हैं और उनको लिखते हैं, ले आते हैं सामने। ये हमारा काम है। सर, आपने कहा कि जब लेफ्ट आइडियोलॉजी है वो करंट पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको समझ नहीं पा रही, जब आपने ये कहा था, तो व्हाट डू यू मीन बाय करंट सोशल रियलिटी, कि क्या नहीं समझ पा रहा लेफ्ट? देखिए, इसलिए नहीं समझ पा रहा है, आपको पता हुआ कि 1925 में सीपीआई बनी थी और 1925 में संघ भी बना था। आज संघ कहाँ पहुँच गया और सीपीआई कहाँ पर है? आज राज कर रहे हो। राज कर रहे, इतनी राज करना छोटी शब्द है, जन जन तक अब इतनी तरह से फैलाव है उनका। सेवा कार्य है, तमाम जगह चल रहे हैं, जंगलों में, ट्राइबल्स में, मार्जिनल्स में, कॉन्स्टेंटली दिन रात वो काम कर रहे हैं। और उधर क्या हुआ है कि सब लोग सिर्फ बैठ के गाली देना सोशल मीडिया पर, सारा लेफ्ट मूवमेंट सोशल मीडिया पे आ गया है और गाली देना काम रह गया है। तो ये एक बड़ा डिके है। ये तो सर दूसरी तरफ से भी बोला जाता है कि सारा राइट विंग उस पे सोशल मीडिया पे आ गया है और नहीं, राइट विंग सोशल मीडिया पर एक छोटा ग्रुप है। राइट विंग का राइट विंग नहीं सर, पूरी सरकार के पास में राइट विंग और इतना बड़ा। अरे मैं तो देखो, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ ना। मैं लेफ्ट के रूप में या सेंट्रिस्ट के रूप में मुझे माना जाता था, तो मुझे मेरी आर्टिकल्स खूब छपते थे। इंडियन एक्सप्रेस हर महीने मुझे छापता था। लेकिन अब जब मुझे राइट कहा जाने लगा है, मतलब एक तरह का जो भी वो दे दिया गया है। आपको क्या लगता है सर? नहीं, सुनो तो अब मुझे नहीं छापते। हिंदू ने पहले बंद कर दिया छापना। अच्छा। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले इंडियन एक्सप्रेस ने सेंसरिंग शुरू कर दी। ये तो मैं देख रहा हूँ ना कि जो कहते हैं ना मोदी मीडिया, मोदी के अगर आप तारीफ करेंगे तो छपना मुश्किल है। अच्छा। भले मोदी के मंत्री छप जाए, क्योंकि वो तो भाई उनका तो स्पेस होता है, मिनिस्ट्री करती है। जो उनके हम लोग जैसे लोग स्कॉलर्स हैं, हम लोग नहीं छापते। पर आपने तो सर पूरी बुक ही छाप दिया रिपब्लिक। नहीं, उन्होंने नहीं छापी है, वो हमने छापी है। वो हमारी आप ही ने वो हमारी क्रेडिबिलिटी है। एज ए स्कॉलर हमारा इंपॉर्टेंस है, लोग हमें पढ़ते हैं, हमारी बातों को वैल्यू देते हैं, इसलिए पेंगुइन ने छापी उसको। अच्छा। और पेंगुइन ने खुद अप्रोच किया उस किताब को लिखने के लिए। तो आपको क्या जरूरत महसूस हुई वो किताब लिखने की? टू बी वेरी मैंने बोला तो कि 2014 में जो विजय मिली बीजेपी को, वो महान विजय थी। और महान विजय मतलब जिस तरह की जीत हुई, उस जीत की व्याख्या 2 तरह की जाती थी। एक व्याख्या थी कि वो कुछ स्कॉलर्स थे, जर्नलिस्ट थे, प्रताप भानु वगैरह, वो कहते थे कि साहब इसमें मोदी जी के इमेज से जीत हुई है। सिर्फ हमारा मानना था कि मोदी जी की इमेज, साथ में संघ की शक्ति, जो ग्रास रूट पर उनका ह्यूमन मैनेजमेंट है, 2, और तीसरा जो सोशल इंजीनियरिंग, और चौथा जो है जो मोदी जी ने गुजरात में किया था, उसका जो नैरेटिव में ट्रांसलेशन हुआ, ये चारों ने मिलकर के उनको विजय दिलाई, मेरा ये मानना है। अच्छा। तब हमें पेंगुइन के एडिटर ने कांटेक्ट किया, कहा कि, और वो इंडियन एक्सप्रेस में एक साथ ही दोनों आर्टिकल छपे थे। ऊपर प्रताप भानु मेहता का आर्टिकल थे, नीचे मेरी आर्टिकल थी। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप इस पर, ये बड़ी नई बात आप कह रहे हैं, इन लोगों से अलग कह रहे हैं, तो क्यों नहीं आप इस पर लिखते हैं? फिर मैंने उस पर किताब लिखी। वो किताब ये है कि जो भारतीय समाज में संघ ने कैसे दलित और मार्जिनल्स के बीच अपने कामों से, सेवा कार्यों से, उसकी सोशल प्रोजेक्ट से, स्कूल से, हॉस्पिटल से अपनी जगह बनाई है, और उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो ये वो किताब का मतलब है। तो ये लिखने का मतलब ये था कि उस समय में जो डिबेट था, उस डिबेट को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा था एज ए स्कॉलर। अब उसको कोई कहता भाई आपने बीजेपी के लिए लिख दिया, कोई कहेगा आपने संघ के लिए लिख दिया,
लेकिन हमने आपको पूरी कहानी बता दी ना। डिबेट क्या था? डिबेट ये था कि बीजेपी को जीत कैसे मिली। दो स्कूल थे। एक स्कूल था कि सिर्फ इमेज से जीत हुई है। मेरा कहना था कि इमेज एंड संघ की जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है, दोनों ने मिला करके ओके सर, आपने कहा कि दलित और मार्जिनल में जो सुशील काम आरएसएस ने किए उनकी वजह से उनका एक परसेप्शन बना, पर कभी दलित और मार्जिनल में से सरसंघचालक तो नहीं बना आरएसएस का। देखिए, अब ये प्रश्न का उत्तर आप जो संघ के लोगों से पूछ सकते हैं। मेरा नहीं सर, उत्तर एज ए स्कॉलर। हाँ, एज ए स्कॉलर मेरा मानना है कि संघ में बहुत परिवर्तन हुआ है। अभी मैं उत्तर प्रदेश के प्रचारकों के प्रोफाइल्स देख रहा था, उसमें बहुत सारे ओबीसीज, मार्जिनल्स, विवाद प्रचारक, जिला काशी प्रांत प्रचारक, हमारे काशी प्रांत के प्रचारक दलित थे अभी तक। वो सब दलित और मार्जिनल कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो नीचे चेंज शुरू हो गया है। तो जब नीचे चेंज शुरू होगा तो ऊपर भी परिवर्तन होगा। और धीरे धीरे, और सरस्वती शिशु मंदिर का आप देखिए प्रोफाइल, वहाँ पर बहुत सारे दलित और मार्जिनल कम्युनिटी के छात्र पढ़ रहे हैं, वो वहाँ से निकल रहे हैं। तो जो संघ और राइट सब ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि संघ की जो पूरी विचार प्रणाली से प्रभावित समूहों में दलित और मार्जिनल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या सर आपको नहीं लगता कि ये बैलेंस करने के लिए नीचे नहीं, बैलेंस नहीं, वो तो नीचे परिवर्तन हो रहा है ना, वो परिवर्तन आ रहा है ऊपर, वो धीरे धीरे ऊपर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। संघ, देखिए, संघ बहुत ग्रास रूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ग्रास रूट में जो चेंज होते हैं वो संघ को प्रभावित करता है, संघ के ऊपर को चेंज करता है। तो वो चेंज धीरे धीरे होगा ही होगा। वो तो जैसे पहले था ना, मुस्लिम्स को लेकर बहुत था कि हमारी जब ये किताब आई थी तो हमारे बहुत सारे लेफ्ट साथियों ने हमारा इंटरव्यू किया था, तो कहते साहब मुस्लिम को लेकर तो कुछ नहीं किया संघ ने। मैंने उस समय कहा था 2021 में कि एक संघ में बड़ी चर्निंग चल रही है मुस्लिम्स को लेकर। मुझे नहीं पता था, मेरे संघ से किसी से बात नहीं होती थी, क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया ग्रास रूट पे रिसर्च किया संघ के बारे में। संघ के नेताओं से मैंने नहीं बात किया, शायद बड़े बड़े नेताओं से नहीं बात किया, हमने इंटरव्यू लिया है ग्रास रूट के लोगों को। तो वो जो परिवर्तन, लेकिन उसी के तुरंत बाद आपने देखा होगा कि मुसलमानों के साथ मोहन भागवत जी का संवाद बढ़ना शुरू हो गया लगातार। और मोहन भागवत जी के जो स्टेटमेंट्स हैं लगातार आए हैं, वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। मुझे लगता है कि को चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, सभी को, या पब्लिक इंटेलेक्चुअल जो भी, सबको उसको सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए। क्या है उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुनते हैं? उनकी नहीं, प्रधानमंत्री भी सुनते हैं, प्रधानमंत्री भी सुनते हैं भाई। देखिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाना चाहते हैं। विकसित भारत के लिए एक समरस समाज की जरूरत है, कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोसाइटी होनी चाहिए। मोहन भागवत जी कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कह रहे भाई हर मस्जिद के पीछे मंदिर मत ढूंढो। वो लगातार क्योंकि उनके पास एक बड़ी जिम्मेवारी है। देखिए, जब आप बड़ी जिम्मेवारी में होते हैं, परिवार का बड़ा भाई आपको बना दिया जाता है, तो आप सोचते हैं कि सबको मिला के चले। तो अब ये जिम्मेवारी उनकी है, और वो मोदी जी की भी जरूरत है, क्योंकि मोदी जी को एक ऐसा समाज चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो, ताकि वो विकसित भारत के कैंपेन को, मिशन को आगे। मोदी के मंत्री तो कहते हैं कि मोदी जी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, इवन जेपी नड्डा तक कहते थे। नहीं, ऐसा उन्होंने कहा, जेपी नड्डा ने, कि संघ की जरूरत नहीं है हमारे को। नहीं, जेपी नड्डा के बयान जो था बाद में देखा आपने, जो भी हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि संघ और मोदी जी बहुत ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। क्योंकि आप मोदी जी आज जो भी, आप किसको बड़ा मानते हैं सर, मोदी जी? नहीं, ये इसी डिबेट से तो मैंने कहा ना, वो बात शुरू हुई थी। प्रताप भानु मेहता वगैरह इमेज को महत्व दे रहे थे, मोदी जी की इमेज से जीत मिली है। मेरा कहना था कि दोनों ने मिला के जीत दिलाई है। तो मेरा मानना है कि इसमें को बड़ छोट कहत अपराध हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है कहते हुए अपराध होगा आपको, क्योंकि दोनों ही समवायी ऑर्गेनिक रूप से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मोदी जी का पूरा संस्कार, आप मोदी जी का भाषा नहीं देखते हैं, मोदी जी की भाषा क्या है? तो संघ से निकली हुई भाषा है उनका। जो मोदी जी का भाषण तो पंच प्राण क्या है? सॉरी टू इंटरप्ट, वो तो ये भी कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। नहीं, वो तो इलेक्शन कैंपेन में तो कहेंगे ही वो। इलेक्शन कैंपेन में तो वो एक बड़ी इमेज है ही है, लेकिन संघ के वैचारिक जो प्रिपरेशन है उनका, उसने, और जो अनुभव है जो उन्होंने 36 मुख्यमंत्री बनने के पहले काम किया है, जैसे ये सारी जो पॉलिसीज अभी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो मोस्टली उन्होंने अपने जीवन में, अपने संघ के कार्यकर्ता के रूप में जो काम किया है। उनको एक किताब है, किशोर लालवानी ने शायद किया है, उसमें मोदी जी के स्टेटमेंट्स छपे हुए हैं जब वो प्रचारक थे। उसमें ये सारे विषय कहीं ना कहीं आते रहे हैं, जो आज गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो सब उन्होंने बातें करी है। सर
इंडिपेंडेंस और जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बोल रहा हूँ, सॉरी, इंडिपेंडेंस जो हमारे को मिली आज़ादी में, उसका उसमें संघ का क्या योगदान देखते हैं इसका? मैंने कभी हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं किया है संघ पर, इसलिए मैं बार बार ये सर अभी तो आप बता रहे थे नहीं, 1925 से शुरू हुई नहीं, सारे। 1925 से तो सीपीआई को मैंने एक उदाहरण दिया कि 1925 में शुरू हुई थी, तो एक रेफरेंस पॉइंट मैं कह रहा हूँ, मैं तो आज को देख रहा वैसे हूँ। सर रिसर्च करते हो तो थोड़ा नहीं, हिस्ट्री नहीं, तो आप वो जानते ही देखिए, होंगे। मैं वैसा रिसर्च करता तो मैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकता था, लेकिन मैंने संघ के आप मेरी किताब भी देखिएगा, कॉन्टेम्परेरीनेस पर मेरा काम है। ये प्रश्न मेरे से कई बार किया जा चुका है और मैं हर बार यही कहता हूँ कि मैंने संघ के प्रेजेंट पे काम किया है, संघ के पास्ट पे काम नहीं किया है। जिन स्कॉलर्स ने पास्ट पे काम किया है वो उत्तर दे सकते हैं, ओके। दोनों तरफ, इधर से भी और उधर से भी। सर हिंदुत्व जो है वो क्या अपर कास्ट का आइडिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? देखिए, हिंदुत्व जैसे जैसे हिंदुत्व एक हॉरिजेंटल विचार है। गाँव में आप देखिए, जो भी अपनी तरह से जीता है वो हिंदू है, और हिंदू है तो हिंदुत्व है। हिंदुत्व क्या है? हिंदूनेस आप इज बताइए हिंदुत्व। सर। हिंदूनेस इज हिंदुत्व। What is हिंदूनेस, सर? हिंदूनेस क्या है? भाई हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, घर में रहते हैं, अपनी तरह से एक संस्कार जीते हैं, 16 संस्कारों में हमारा जीवन बंधा होता है, तो और वो हर कोई करता है। तो वो तो हिंदुइज्म हो गया, फिर हिंदुत्व नहीं, हिंदुइज्म भाई मैंने कहा ना, हिंदुत्व क्या है? हिंदूनेस, हिंदुइज्म नेस। एक सर और हिंदुत्व और हिंदुइज्म में फर्क नहीं है, दोनों एक साथ है। हिंदूनेस इज हिंदुत्व। ओके, फिर तो सर उसमें तो अपर कास्ट का ही आइडिया है ऑलमोस्ट, एक तरह हिंदू होना। अपर कास्ट हिंदुइज्म तो अपर कास्ट का आइडिया नहीं है? नहीं, अपर कास्ट आइडिया नहीं है। हिंदुइज्म आप जाके दलितों में देखिए, बात करिए, वो तो गाली देते हैं अपर कास्ट। नहीं, अपर कास्ट को गाली देंगे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और है, बोलते हैं कि जिन्होंने ये फॉर्मेशन किए हम उनके खिलाफ हैं। बट दे आर ऑल हिंदू, कहते हैं हम हिंदू हैं। अगर आप उससे कह दीजिए तो हिंदू नहीं, वो लड़ जाएगा आपसे। नहीं, वो कहते हैं हिंदू हैं, पर बोले कि हमारे को हिंदू होने का, ह्यूमन होने के राइट्स तो नहीं मिले हैं। नहीं, आप देखिए, आप एक जो अर्बन, जो अम्बेडकराइट विचार से जुड़े हुए लोगों के स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए। सॉरी सर, क्या आप अर्बन अम्बेडकराइट विचार से जुड़े हुए लोगों के स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, लेकिन गाँव में अगर आप जाइए तो बड़े पैमाने पर जो भी मार्जिनल कम्युनिटी है वो एक हिंदू विचारों को जीती है, हिंदू विचारों को जीती है, और उसमें उसके साथ कैसे विद द कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डोमिनेंस के खिलाफ। ओके सर, क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है? भैया ऐसा सवाल हमसे मत पूछो, मैं इसका आदमी नहीं हूँ। अच्छा सर, हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व कह रहे हैं, बट हिंदू राष्ट्र पे मैं बात नहीं कर सकता। ये तुम उन लोगों से पूछो जो कि इस एज ए इंडिविजुअल आपका क्या आई एम नॉट ओपिनियन? पार्ट ऑफ दैट कैंपेन। नो, आई एम रिसर्चर, आई एम रिसर्चिंग द चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन इंडियन सोसाइटी, whether it is going in the favor of हिंदूनेस, हिंदुत्व or not. That's my work. ओके सर, मुझसे आप ओपिनियन मत पूछो कि इसमें क्या है, ये पॉलिटिकल लीडर से पूछ सकते हो। अच्छा, डोंट डेविएट। ओके, मैं आपसे ओपिनियन नहीं पूछता। एक ओपिनियन है प्रोफेसर एस जोध का, है सुरेंद्र सिंह जोध का। हाँ, उन्होंने अभी रिसेंटली हमारे एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो मतलब अपर कास्ट का रूल, और या फिर उस हिंदू राष्ट्र में जातियां जो हैं उनका क्या योगदान होएगा? वो कहते हैं आप उन्हीं से पूछो ना, वो बेहतर रिप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा है तो रिप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर कहता तो मैं रिप्लाई करता। मैंने तो कहा है कि ये जो हिंदूनेस है इसमें सभी शामिल हो रहे हैं लगातार, ये चेतना बढ़ती जा रही है नीचे तक। मैंने ये बात कही। अभी अब महाकुंभ में देखिए, जो ये 50 करोड़ लोग आ रहे हैं उसमें कौन है? गरीब, गुरबा, गाँव के लोग, पूरा गांव उठ के आ रहा है। उसमें दलित भी है, मार्जिनल भी है, अपर कास्ट भी है, एक साथ आ रहे हैं, एक साथ नहा रहे हैं गंगा में। कोई वहाँ पे एक्सक्लूजन है क्या? नहीं है एक्सक्लूजन। योगी तो कह रहे थे कि भाई वो लोग मत आना। नहीं, योगी ने सबके लिए पक्का घाट बनाया है, सभी उसको नहा रहे हैं। के लिए कह रहे नहीं, मुस्लिम के लिए। अब देखो, आप डेविएट कर रहे हो। अभी आप जाति की बात कर रहे थे। नहीं, सॉरी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। हिंदूनेस और हिंदू में मैं बात कर रहा हूँ। मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। मुस्लिम नहाएगा भी नहीं वहाँ। मुस्लिम क्यों नहाएगा? लेकिन मुस्लिम वहाँ सेवा कार्य करेगा, मुस्लिम वहाँ बेचेगा अपना सामान, वो भी कर रहा है। जोगी ने उस आर्गुमेंट को मना कर दिया था कि वो किसी साधु ने कहा था ना कि नहीं, मुस्लिम्स के लिए दुकान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं होगा, उन्होंने सबको दिया। ओके, यू वांट टू आस्क सर one two question? सर, लाइक आई हैव टू क्वेश्चंस। एक तो ये कि जो हम आरएसएस देखते हैं वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस क्लेम करते हैं कि आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और जैसे हम कम्युनिस्ट को देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो उनकी आइडियोलॉजी है वो एक तरीके से वेस्टर्न सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर वहाँ पे इंडिया में उन्होंने एक तरीके से पहुँच के और उसको
लागू करना चाहा। तो क्या यही रीजन है कि आरएसएस तो सक्सीड कर पाया और जो कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो इंडिया की सोसाइटी को समझ नहीं पाई? आपने सही कहा कि क्योंकि आरएसएस ने एक कल्चरल लैंग्वेज को जो हिंदू कल्चरल लैंग्वेज थी उसके साथ अपने को जोड़ा, और भारतीय जनता हिंदू सांस्कृतिक भाषा में जीती है, चाहे उसको सांस्कृतिक कह लीजिए, धार्मिक भाषा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। और कम्युनिस्टों ने धर्म को अफीम है मान के चले, और उन्होंने मार्क्स के आधे सेंटेंस का इस्तेमाल किया, आधा भूल गए। वही मार्क्स कहते हैं कि ये जो ऑप्रेस्ड पीपल के हृदय की द्रवित आवाज़ है धर्म। तो आरएसएस ने उसके साथ वो आधा जो मार्क्स का स्टेटमेंट है उसके साथ कहीं ना कहीं आरएसएस को ने अपने को जोड़ा, नॉट डायरेक्टली। यानी मैं कह रहा हूँ जब उन्होंने धर्म से जोड़ा तो वो एक तरह से उसको भी एंगल, जो मैंने कहा ना कि क्यों दलित उनके साथ जा रहा है, क्योंकि वो उनको डिग्निटी मिल रही है। डिग्निटी किस तरह की डिग्निटी? एक तो है आप यानी जॉब में आप सोशल इक्वल डिग्निटी दें, दूसरी धार्मिक डिग्निटी। दलितों और मार्जिनल में एक बड़ी चाह धार्मिक डिग्निटी की है कि हमें धार्मिक, अम्बेडकर ने क्यों मंदिर प्रवेश शुरू किया था मूवमेंट, कलारा मूवमेंट, वो जो, क्योंकि दलितों की एक बड़ी चाह है कि हमें स्वीकार मिले इसमें, और आरएसएस उस काम को आगे बढ़ा रही है। आरएसएस उस स्वीकार के भाव को समझ रही है और उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। ये हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने जो भी लग रहे हैं, उन्होंने धर्म को एक तरह से समाज से डिटैच कर दिया। जो जनता उसी में जीती है उसके साथ अगर इंटरैक्ट करना है, इंगेज करना है, तो आपको उस भाषा के साथ ही इंगेज करना पड़ेगा। सर एक ये भी है, जैसे जो हिंदुत्व का जो आइडिया आप कह रहे थे कि एक हॉरिजॉन्टल आइडिया, एक इक्वलाइजिंग आइडिया है जो हमारे कल्चर में भी इनहेरिटेड है और एक तरीके से कल्चर में रूटेड है। तो अम्बेडकर जब ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात करते हैं कि इस सोसाइटी में हर एक आप लेवल पे तो एक सुपीरियर इंफीरियरिटी का एक कॉम्प्लेक्स है, तो वो हिंदुत्व में वो कैसे सही हो पाएगा, एक तरीके से इक्वलाइजिंग इफेक्ट कैसे ला? देखिए, हिंदुत्व की चैलेंज यही है, लेकिन हिंदुत्व उस दिशा में काम कर रहा है। जैसे मैंने क्यों कह रहा हूँ कि संघ का भूमिका एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की भूमिका हो गई। आर्य समाज की कोई भूमिका थी पहले, आर्य समाज खत्म हो गई। अब इंडिया में बड़े सोशल रिफॉर्म मूवमेंट रह ही नहीं गए। संघ अब जब शक्ति में है तो उसको ये समझदारी और बढ़ी है कि हमारा रोल हिंदू धर्म के उन विकृतियों को दूर करना है। मैं देखो हिंदू धर्म का स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, बट ये मैं कह रहा हूँ कि उनका चैलेंज ये है कि हिंदू धर्म में इस तरह की इनइक्वालिटीज़ हुए हैं उनको दूर करें। और इसके लिए लगातार आपने देखा होगा जिस तरह से स्टैंड ले रहे हैं रिजर्वेशन के लिए को लेकर जो संघ का स्टैंड है, ट्रांसजेंडर को लेकर के स्टैंड है। एक वो लगातार एक किताब है सुनील आम्बेडकर की संघ पर, आप उसको देखना, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में। उसमें सारे काम जो मल्टीपल कम्युनिटीज़ के लिए कर रहे हैं उसका बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन है, तो यू कैन गेट द आइडिया। ओके सर, थैंक यू सो मच।